हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो चेक बाउंस वाले केसेस होते हैं, जब ये कोर्ट में जाते हैं तो क्या इनका प्रोसेस रहता है, किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। साथ में कौन है जो केस फाइल कर सकता है, कितने टाइम में फाइल कर सकता है, क्या इसके लिए पनिशमेंट्स हैं जो इस तरह का जो है वो क्रिमिनल एक्ट करता है, हर एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 है जो कि डील करता है जब चेक बाउंस होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट। तो जब आपने चेक जो आपको इशू किया था ड्रॉवर ने, वो आपको अनपेड जो है वो वापस आ जाता है, तो आपके पास जो है वो ये ऑप्शन होता है कि आप उसके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकते हो। लेकिन केस फाइल करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल करनी पड़ेंगी पहले, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद ही आप जो है वो कोर्ट में जाओगे। तो सबसे पहले वो स्टेप कौन कौन से हैं, अगर उसके बारे में हम समझें तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें और फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो सबसे पहले तो आपको विद इन टाइम पीरियड जो आपके चेक में प्रिस्क्राइब्ड है, जो आपके उस चेक में जो आपको इशू किया है, अगर उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर वो चेक जो है वो प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए, वो आपने किया हो, या फिर विद इन 6 मंथ जो है, जो कि एक जनरल जो है वो टाइम लिमिट है अपने चेक को प्रेजेंट करने की बैंक में। तो या तो आपने विद इन 6 मंथ, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट लिखी है तो उसके अंदर अंदर आपने जो चेक है उसको बैंक में लगा दिया हो पेमेंट के लिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है और फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो कि आपने जो है वो चेक प्रेजेंट कर दिया बैंक के सामने। और उसके बाद मान लीजिए वो चेक जो है वो बाउंस हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉवर, मतलब कि जो ड्रॉवर का अकाउंट था, बैंक अकाउंट था, उसमें उतना बैलेंस नहीं था कि वो आपका जो अमाउंट उसमें लिखा था चेक में वो आपको पे किया जा सके। अब जब आपको रिटर्न में ये बैंक ने लिख के दे दिया कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है, उस डेट से जब आपको वो रिटर्न में आ गया है, वहां से नेक्स्ट 30 डेज के बीच बीच में आपके पास वो 30 दिन का टाइम है कि आप एक डिमांड नोटिस जो है वो अपने ड्रॉवर को सेंड कर दो कि भाई जो आपने हमें चेक दिया था वो जो है वो बाउंस हो गया है, तो या तो आप विद इन 15 डेज जो है वो पेमेंट करो, नहीं तो फिर आप जो है वो कोर्ट चले जाओगे। तो ये जो डिमांड नोटिस है अल्टीमेटली यही आपका लीगल नोटिस भी काउंट किया जाएगा बाद में, क्योंकि बाद में फिर आपको अगर वो फेल हो जाता है आपकी पेमेंट करने के लिए, तो बाद में आपको अलग से जो है वो लीगल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो पॉइंट भी आप उसी में मेंशन कर देना कि विद इन 15 डेज जो है वो ये पेमेंट कर दी जाए, नहीं तो आप फिर कोर्ट चले जाओगे। अब विद इन 30 डेज अगर आपने ये जो है वो नोटिस भेज दिया, तब आप जो है वो दूसरा स्टेप, ये दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो। और अब आते हैं हम थर्ड कंडीशन पे कि जो ड्रॉवर है आपका नोटिस मिलने के बाद विद इन 15 डेज वो आपको जो है वो पेमेंट नहीं करता है, आपको पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो ये आपकी थर्ड कंडीशन बन गई। अब आप जो है वो जब ये सारी चीजें हो गई, आपके जो 15 दिन आपने उसको दिए थे वो भी खत्म हो गए, उसके बाद आप उसके बाद कैलकुलेट करोगे 1 मंथ, मतलब कि पूरा एक महीना, वो 30 डेज रख लो आप, चाहे वो 31 डेज रख लो। उसके बाद उन 15 दिन के खत्म होने के बाद, उसके बाद जो आपका पूरा एक महीना बनेगा, उसके अंदर अंदर ही आपको अपना जो कोर्ट केस है वो फाइल कर देना है उसके अगेंस्ट। इसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल केसेस के लिए होता है जहां पे आप कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस कर पाओ कि भाई आप क्यों विद इन जो है वो 1 मंथ नहीं आ पाए, क्या ऐसा रीजन था, क्या आपके पास ऐसा जो है वो जेन्युइन आपका जो है वो कंडीशन थी कि आप नहीं आ सकते थे विद इन 1 मंथ। तो बेसिकली जो टाइम लिमिट आपकी बनती है चेक बाउंस वाले मैटर्स कोर्ट में जो है वो केस लगाने के लिए, वो बनती है 1 मंथ की, मतलब कि आपके पास एक महीने का टाइम होता है कि आपको एक महीने के अंदर अंदर अपना जो चेक बाउंस वाला केस है वो कोर्ट में फाइल करना है। अब तो आपका जो ये मैटर है चेक बाउंस वाला, वो डील किया जाता है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास जो है ये मैटर जाते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो उनके पास ये पूरी पावर है कि चाहे तो वो आपका मैटर समरी ट्रायल की बेसिस पे चलाएं, चाहे वो समन ट्रायल के बेसिस पे चलाएं। ये डिपेंड करता है आपका जो केस है उसकी सिचुएशन या उसके फैक्ट्स या उसके सर्कमस्टांसेस किस तरह के हैं, क्योंकि ज्यादातर तो ये जो मैटर्स हैं वो समरी ट्रायल पे ही चलते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपना केस फाइल करते हो तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि भाई जो आपका चेक बाउंस वाला ये केस आया है, इसका मतलब जो आप पेमेंट की रिकवरी कर रहे थे
वो पेमेंट बेसिकली आपने एक तरह से उसको उधार दिया था या फिर वो पर्सन लाइबल था आपकी पेमेंट जो है वो वापस करने के लिए, तो ये आपको वैसे ही प्रिज्यूम किया जाता है और वो जो पेई होता है और या फिर चेक होल्डर जो होता है वो उसके फेवर में यही समझा जाता है कि भाई ये उसके फेवर में ही था कि उसको जो है वो चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। इट मीन्स कि वो पर्सन लाइबल था पेमेंट करने के लिए और उसने जो है वो जानबूझ के ये काम किया है। और साथ में वो जो ड्रॉवर होता है उसको ये कोई भी ऐसी जो है वो डिफेंस लेने का कोर्ट मौका नहीं देता है, या यूं कह लो कि कोई रीजन नहीं उसके पास ऐसा होता है कि वो इस चीज का एक्सक्यूज बना सके कि भाई जब उसने इशू किया चेक तो उसको पता नहीं था कि जो चेक है वो बाउंस हो सकता है। अब इस केस में क्या होगा कि आपने तो केस फाइल कर दिया, जो दूसरी रिटर्न स्टेटमेंट जब आएगी तो कोर्ट जो है वो उस चीज को समझेगा कि आपने जो उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं या जो भी आपने केस फाइल किया है, अब देखना ये है कि या तो वो एग्री कर जाता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरे बैंक में जो है वो पैसे नहीं थे, कुछ भी एक्स वाई जेड, मतलब उसने ये मान लिया कि उसको पेमेंट तो करनी थी लेकिन उससे जो है ये गलती हो गई है, जो चेक बाउंस वाला जो है ये मैटर यहाँ पे आया है। हो सकता है कि वो डिनाई कर दे कि उसको पेमेंट नहीं करनी थी या कुछ और भी कहानियां डाल के और जो है वो उस केस को फाइट करने के मोड पे आ जाए, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं। अब या तो उसने मान लिया है तो वो केस उस बेसिस पे समरी ट्रायल में चला जाएगा कि उसने मान लिया है उससे गलती हुई है। अब जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि कब आपको पेमेंट करनी है, कैसे करनी है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन जहां पे दूसरा पर्सन अड़ जाता है, मतलब कि जहां पे जो डिफेंडेंट है वो इस बात को लेके अड़ जाता है कि उसको तो पेमेंट करनी ही नहीं थी या उससे जबरदस्ती जो है वो चेक जो है वो इशू करवाया था, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी चीजें हो सकती हैं। अब वहां पे कोर्ट के मन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि भाई क्या है, क्या रीजन है। अब वो इस केस में समरी ट्रायल नहीं करेगा लेकिन समन ट्रायल में जाएगा। समन ट्रायल का मतलब होता है कि आप जो है वो विटनेसेस को भी समन्स भेजते हो, उनको बुलाते हो, उनकी जो स्टेटमेंट्स है उनको रिकॉर्ड करते हो, उनको सुनते हो, हर एक चीज जो है वो जैसे आपका क्रिमिनल मैटर्स बाकी चलते हैं, ठीक है, डेट्स डलती हैं, फिर वो उस तरह से चलेगा। लेकिन जहां पे ऐसा कोई डाउट नहीं है कि भाई पेमेंट करनी थी, ठीक है, जहां पे इस बात को लेके कोई डाउट नहीं है, वहां पे जो आपका मैटर है वो समरी ट्रायल पे चलेगा। तो समरी ट्रायल का मतलब बेसिकली होता है कि आपकी रेगुलर रोज एक तरह से जो है वो आप जो है वो जितना जल्दी हो सके उस मैटर को कंक्लूड करने के लिए कोर्ट के सामने चीजें जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो। तो कोर्ट अगर किसी वजह से कभी भी अगर आपको जो आपकी डेट्स होती हैं, हियरिंग डेट्स होती हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी गैप लेकर आता है, मतलब कि अगर आपको वो कॉन्टिन्यूसली वाली डेट नहीं देता है तो उसको वो रिटर्न में जो है वो चीज रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेगी कि उसने क्यों जो है वो एक लंबी डेट इस केस के लिए दी है, क्योंकि ये तो समरी ट्रायल पे था मैटर, ठीक है। तो समरी ट्रायल का मतलब है कि जितना जल्दी हो सके उसको सम अप करने की कोशिश की जाती है ट्रायल को। साथ में अकॉर्डिंग टू द एक्ट ये भी है कि विद इन 6 मंथ जो ये केसेस है इनको जो है वो कंक्लूड करने की जजमेंट इस पे आ जानी चाहिए विद इन 6 मंथ। इससे ज्यादा आती है तो आपको फिर रीजन देना पड़ेगा, मतलब कि जो जज है उसको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ये मैटर जो है वो डिले हुआ। तो ये बात हुई कि या तो समरी ट्रायल चलेगा या आपका जो भी समन ट्रायल चलेगा। अच्छा, हो सकता है कि समरी ट्रायल चल गया लेकिन बीच में कहीं पे ऐसा कुछ डाउट क्रिएट हो गया जज को कि भाई इसको इस मैटर को जो है वो समरी ट्रायल में हम नहीं खत्म कर सकते, फटाफट हम नहीं इसको कंक्लूड कर सकते, तो वो दोबारा जो है वो समन ट्रायल में भी जा सकता है। तो लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कोर्ट पे, जहां पे उसको पॉसिबिलिटी नजर आती है समरी ट्रायल की वहां पे वो उसके पास ये पूरी पावर है कि वो कॉन्टिन्यूसली मतलब कि डे बाय डे जो है वो उसकी हियरिंग करे और केस को जो है वो एक कंक्लूजन पे ले आए। अब अगर हम बात करें पनिशमेंट की, देखिए पनिशमेंट का क्या है कि वैसे तो अगर आपका नॉर्मल केस चलता है जैसे कि बाकी क्रिमिनल जो है वो ट्रायल्स चलते हैं, तो वहां पे आपकी पनिशमेंट जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है 2 साल तक। मतलब कि आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर केस और अकॉर्डिंग टू योर फैक्ट्स, जो आपका मैटर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। और जो आपका चेक का अमाउंट उसमें मेंशन है उसका ट्वाइस करके जो है वो फाइन आपको डल सकता है, या दोनों चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। ये आपकी जो अंडर सेक्शन 138 है वो आपकी पनिशमेंट बताता है कि इतनी पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है। लेकिन इसके साथ अगर आपका मैटर समरी ट्रायल में चलता है तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की ही सजा दी जा सकती है और साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 तक का ही फाइन आपके ऊपर डाला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई ज्यादा अड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जहां पे आप अड़ गए और आपका मैटर जो है वो समन ट्रायल में ही चलेगा
तो फिर आपको हो सकता है कि कोर्ट जो है वो 2 साल तक की सज़ा दे दे और जो अमाउंट उसमें मेंशन किया था उसका ट्वाइस कर दे। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिफेंडेंट्स के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भई अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। वहाँ पे आपको फाइन भी कम है, वहाँ पे आपको सज़ा भी कम है। सज़ा कई बारी नहीं भी होती है, अगर आप जो है वो ट्रायल के इन बिटवीन ही अगर आप एग्री कर जाते हो पेमेंट देने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो जेल जाना ही पड़ेगा। फाइन आपको पड़ सकता है, वो तो देखिए आप डिज़र्व भी करते हो फिर, क्योंकि आपने गलती करी है। इस तरह से चलते हैं आपके चेक बाउंस वाले मैटर्स, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा ये वाले मैटर नहीं चलने चाहिए, ऐसा हमारा लॉ कहता है। तो आई होप आपको थोड़ा-सा जो प्रोसेस है चेक बाउंस वाले मैटर्स को लेके वो उसका जो है वो थोड़ी-सी चीज़ें क्लियर ज़रूर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। और अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए बाय बाय।